हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का डीएनएस स्क्वायर के इस बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेम में फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उस पर डिस्कस करने के लिए सेकंड लेक्चर पे आज बात करेंगे। इसके पहले प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशंस वगैरह आइडियाज आप डी ब्रॉगली मैटर वेव श्रोडिंगर ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। इसके अलावा प्यारे बच्चों, रेडियल एंड एंगुलर जो नोड्स वगैरह होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सारी बातें इस और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे टॉपिक्स जो है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात बता दें प्यारे बच्चों, ये सभी टॉपिक्स काफी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो देखिए, लेक्चर सेकेंड है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कवर करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, इसमें रेडियल नोड, एंगुलर नोड, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, इन सबों के बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। और तो सबसे पहली बात आती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो प्यारे बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक जानकारी आपको दे दें कि मॉडर्न टाइम में 3 साइंटिस्ट थे, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। इन तीनों लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। तो दो डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग को प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था ये। हाँ, एक बात और कर दें, बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा डेराइवेशन। तो प्यारे बच्चों, जब आप सेकेंड यूनिट में इंटर करोगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डेराइवेशन और इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए इसका डेराइवेशन, या जो आप लोग पढ़ते हैं टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, ये सारे जो टर्म आते हैं ना, वो सेकेंड लेक्चर में भी लेंगे। लेकिन यहाँ जो हम बेसिक बातें ही करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था प्यारे बच्चों, ये ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ही बेस्ड था, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन दिया गया था। सबसे पहली बात। सेकेंड पॉइंट है कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था प्यारे बच्चों, जैसे इसके पहले बोहर थियरी वगैरह जो थी, उनका ऐसा मानना था कि भाई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडेड जो सर्कुलर पाथ होता है, उस किसी भी पाथ में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उस पाथ को उन्होंने ऑर्बिट नाम दे दिया या सेल नाम दिया। बट मॉडर्न टाइम में श्रोडिंगर ने प्रूव किया कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेंगे। अब श्रोडिंगर ने क्या कहा कि भाई न्यूक्लियस के अराउंडेड एक 3 डायमेंशनल स्पेस होगा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है, कब मैक्सिमम होगी, ये सारी जानकारी प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता कर ले जाते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, यहीं से आपका टर्म आ जाएगा जो क्वांटम नंबर आया था, प्रिंसिपल क्वांटम, एजीमुथल, मैग्नेटिक, ये सारे क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। प्यारे बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यही है, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, साई क्या है, साई के बारे में अलग से हम लोग देखेंगे। यहां से फिलहाल इतना सीखो कि साई जो है एक वेव फंक्शन है, जो किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है साई। और आपको एक बात बता दें, क्वांटम फिजिक्स में साई के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा प्यारे बच्चों, यहाँ से एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। इसके अलावा एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ई क्या है, टोटल एनर्जी, एंड वी प्यारे बच्चों, वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब यहाँ से इस इक्वेशन के बारे में आपको हम समझाना क्या चाहते हैं, तो यहाँ से कई चीजें समझाना चाहेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से जो x, y और z, जब इस इक्वेशन का डेराइवेशन हम करेंगे सेकेंड यूनिट में फॉर हाइड्रोजन एटम,
हाइड्रोजन एटम के लिए जब डेराइवेशन करेंगे बच्चों तो वो डेराइवेशन थोड़ा बड़ा होगा। इससे 3 अननोन क्वांटिटी, जो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की जो वैल्यू आएगी ना, यही 3 क्वांटम नंबर होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब इसके डेराइवेशन से इन्हीं से आपको मिलने वाले हैं। तो एक तो फायदा हो गया कि इस इक्वेशन से हमें तीनों क्वांटम नंबर मिल गई। ठीक है, चलो एक चीज और यहां से हम बता दें प्यारे बच्चों कि ये जो जब तीनों एक्सिस आप यूज कर रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इस इक्वेशन को 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। अगर इसी को आप 1 डायमेंशनल में करना चाहते हो तो 1 डायमेंशनल के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हटा दें। देखो सिर्फ आप इसमें डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों सिर्फ इतना अगर लोगे ना तो ये हो जाएगा वन डायमेंशनल। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल के लिए तीनों एक्सिस ले लो, 1 डायमेंशनल के लिए सिर्फ कोई एक एक्सिस लो लो, तो 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा। टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, इसके बारे में जब डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। एक और यहां से इंपॉर्टेंट टर्म आया करता है, चलो उसको अलग से समझ लेते हैं। ध्यान से सब लोग देखो। देखो प्यारे बच्चों कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग अभी कर रहे थे वो इक्वेशन यही था कि डेल स्क्वायर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, डेल स्क्वायर साई प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। देखो बच्चों यही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब एक काम करो यहां से कि इसमें से ऊपर साई को आप कॉमन ले लो, तो इस इक्वेशन को तो हम ये भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन लाने वाले हैं। यहां से इसको डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर, यहां से हम क्या कर दे रहे हैं, साई को कॉमन ले लिए। देखो क्या इतना हम लिख सकते हैं। अच्छा, बाकी जो है उसको एट इट इज लिख दो, 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहां से ये जो टर्म आप यूज कर रहे हो ना, ये जो टर्म आप यूज कर रहे हो ना, इसी को एक ऑपरेटर डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल स्क्वायर का मतलब ये जो भी कॉमन लिए हुए हैं, तो इस पूरे को डेल स्क्वायर लिख दिए, बाकी जो साई है उसको साई लिख दिए, डेल स्क्वायर साई प्लस एट इट इज 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। देखो तो बच्चों यहां से ये जो इक्वेशन बना है ना, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है, लेकिन यहां ये जो डेल स्क्वायर लिखा गया है ना, मतलब डेल स्क्वायर का ये, इसको हम लोग एक ऑपरेटर का नाम देते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। आगे इसका बहुत ज्यादा यूज है बच्चों, यही है लैप्लासियन ऑपरेटर। आई होप सिंपल है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, इस पूरे को ही कॉमन ले लिए, डेल स्क्वायर बना दिए, बाकी साई एटिटीज था, बाकी वही है। ये डेल स्क्वायर ही लैप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है। प्यारे बच्चों यहां से एक चीज और कर दो कि अगर इस दोनों साइड हम माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई कर दें, तब देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर हम यहां से यही काम करना चाहें तो बच्चों अगर यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा माइनस, इसका अपोजिट कर दो, माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई और क्या है, डेल स्क्वायर, उसके बाद साइन। देखो ये हो गया। और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस मल्टीप्लाई कर दो माइनस एच स्क्वायर 8
पाई स्क्वायर एम, यही है ना, देखो 8 पाई स्क्वायर एम। अब इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। बाकी जैसे है ये तो मल्टीप्लाई में ही है, ई माइनस वी साई इक्वल टू क्या होगा, 0। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये नेगेटिव हुआ, ये प्लस माइनस नेगेटिव। तो माइनस का जब यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे और साई का, तो रिजल्ट देखो क्या मिलेगा, माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर इंटू साइन। अब बच्चों देखो यहाँ देखो ये नेगेटिव है, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो नेगेटिव आएगा। अब इस नेगेटिव का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस ई साई हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस ई इंटू साई। अब प्यारे बच्चों ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव यानी प्लस वी साई, प्लस वी साई इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब अगर इस ई साई को अगर उस साइड हम शिफ्ट कर दें, देखो इस माइनस ई साई को अगर इस साइड हम शिफ्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर इंटू साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डेराइव करा रहे हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब बच्चों यहां से अगर साई को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो साई जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम, ये बच जाएगा इंटू डेल स्क्वायर अब प्लस वी, यहां से कॉमन क्या ले चुके हैं, साई को, इज इक्वल टू क्या मिला, ई इंटू साई। बच्चों ये जो टर्म है ना, इस टर्म के लिए एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर यहां से मिलने वाला है, इसको एच कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप। तो ये पूरा एच कैप बना, बाकी साई एंटिटीज है इज इक्वल टू ई इंटू साई। देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी पता करना हो प्यारे बच्चों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, तो आप यही यूज करोगे, एच कैप साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। इसी से आप लोग आइगेन फंक्शन वगैरह भी हम लोग पता करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना एक्चुअल में प्रॉब्लम में हो जाते हैं ये केवल इक्वेशन को देख के, जबकि बच्चों कुछ नहीं है इक्वेशन, ठीक है। देखो यहीं से हमने क्या किया, यहां से कॉमन लेके डेल स्क्वायर बना दिया और इसी का अपोजिट करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास देखो सामने है। एक बार ध्यान से देखोगे कि कितना सिंपल डेराइवेशन है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों ऑपरेटर के बारे में आप लोग जरूर देखना। बाकी जो डेराइवेशन वगैरह का है हाइड्रोजन एटम वगैरह के लिए, तो इसको तो हम लोग जब सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहां पूरा डिटेल में डेराइवेशन करेंगे। चलिए तो देखते हैं, यही बातें रही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। अब यहां से एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां से वो सारी चीजें हैं जो आपको जानना है। अब ध्यान से समझना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहां से एक नया कंसेप्ट आया प्यारे बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या कंसेप्ट था भाई, श्रोडिंगर का ऐसा कहना था कि भी इलेक्ट्रॉन जो है इस ये जो पूरा 3 डायमेंशनल रीजन है, इस 3 डायमेंशनल रीजन में उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा हो। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी का मतलब, तो पहले उसको देख लेते हैं जिससे कि एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर होगा। देखो बच्चों यही इसी की बात कर रहे थे, जिस तरीके से हम लोगों के चारों तरफ क्लाउड दिखते हैं ना, हम लोग क्लाउड से ही घिरे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ क्लाउड जिस तरह प्रेजेंट होता है, ठीक इसी तरीके से जैसे अगर कोई एटम लेते हो तो अगर किसी एटम का सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, देखो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा,
तो न्यूक्लियस के सराउंडेड ये देखो जो पाथ है, यहीं पे हर जगह आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो जिस तरह हम लोग क्लाउड से घिरे होते हैं, ठीक इसी तरीके से न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज से ये क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। आई होप अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी को बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंसेप्ट कहा जाता है। तो अब हुआ क्या, इसी कंसेप्ट का यूज करके ऑर्बिटल टर्म आया। अब उनका ये कहना था, श्रोडिंगर का ये कहना था कि इसमें से जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी मतलब ज्यादा, अगर कलर ज्यादा दिख रहा है, गाढ़ा डेंसिटी ज्यादा होगी, वहीं पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी बच्चों, उसी पोजीशन को एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दिया। और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, उसके लिए एक नया नाम आया जिसको नोड कहा जाता है। और जिस प्लेन में 0 होगी उसको नोडल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, आई होप इजी वे में ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे यहां दिखाया गया है, आप इसको देखो, यहां इस पोजीशन को देखो, यहां थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है ना, यानी यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इस पोजीशन को एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दे दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से एक टर्म आ गया, तो देखो यहां से टर्म आया एटॉमिक ऑर्बिटल का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन 3D रीजन। ये जो 3 डायमेंशनल रीजन है, वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। अगर वो संभावना मैक्सिमम हुई प्यारे बच्चों, जैसा कि पीछे बता रहे थे, तो उसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसको हम लोग नोड्स बोला करते हैं। ठीक है, अब नोड्स प्यारे बच्चों दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक होगा रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड, जिसके बारे में ऑलरेडी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक एक करके टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन 3D रीजन इज मैक्सिमम कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब प्यारे बच्चों ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, S, P, D एंड F। और ये जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 4 स्पेक्ट्रमी लाइन की नेम है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। ये 4 स्पेक्ट्रमी लाइन है, और इन्हीं चारों स्पेक्ट्रमी लाइन के ऊपर 4 जो है इनके नाम आ गए। जैसा कि आप देख लो ऑर्बिटल कौन से हैं, S, P, D, F। S का मतलब शार्प, प्यारे बच्चों एस ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल इन शेप होता है, शेप में कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इसी तरह पी का मतलब होगा प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये जो पी ऑर्बिटल जो डम्बल इन शेप होगा, डी का मतलब डिफ्यूज जो कि डबल डम्बल इन शेप होगा, और फोर्थ होगा फंडामेंटल जिसको एफ ऑर्बिटल कहा जाता है। इसका शेप प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो ये रहा ऑर्बिटल के टाइप्स और इनके शेप के बारे में। थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेना चाहो, यहां से आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जिन बच्चों को डाउट है देखो, ये एस ऑर्बिटल किस शेप का दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है। पी ऑर्बिटल कैसा दिख रहा है, डम्बल शेप दिख रहा है। डी ऑर्बिटल कैसा दिख रहा है, डबल डम्बल दिख रहा है। और इसी तरह एफ जो है कॉम्प्लेक्स शेप दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से आप डिटेल में एस को देख लो। जैसे आपके पास ये जो 3 डायमेंशनल एक्सिस आप लोग बनाते हो ना, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो देखो बीच वाले पार्ट को इरेज कर दो। देखो तो यही चीज है, देखो ये आपके पास एस ऑर्बिटल है, एस सबसेल। इसी तरह प्यारे बच्चों जो पी सबसेल होगा, पी सबसेल देखो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। देखो जैसे आपके पास पी सबसेल है तो इसमें ये 3 ऑर्बिटल होंगे, एक होगा पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब अगर पी एक्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो जैसे ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो यही एक क्या बना देंगे, डबल बना देंगे। तो देखो यही है आपके पास पी एक्स। अगर पी वाई की बात करें, सपोज दैट इसको y कंसीडर कर रहे हो तो ये कर दोगे पी वाई हो जाएगा। अगर इसे z एक्सिस कर रहे हो तो कर दोगे z हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सिस के थ्रू ही आप देख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ आप देखो
जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखो ये एक्स एक्सिस है तो देखो ये पी एक्स, वाई एक्सिस पी वाई, और ये क्या है पी जेड है। इसी तरीके से अगर डी की बात करें तो प्यारे बच्चों डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। देख लो यहाँ 1 2 3 4 5। नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें प्यारे बच्चों ये जो 3 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी एक जैसी होती है। बाकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक जैसे होते हैं। फर्क क्या है तीनों में? इन तीनों के स्ट्रक्चर भी एक जैसे होंगे। जैसे देखो अगर आपके पास एक्स एक्सिस ले लिए, एक वाई एक्सिस ले लिए, अगर एक्स वाई का, एक्स वाई में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो एक्स और वाई प्लेन है ना, इनके बीच ये इनके लोब आते हैं। जैसे देखो ये डबल डम्बल्ड है तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है आपके पास एक्स वाई, इसी को कहेंगे डी एक्स वाई। अगर डी वाई जेड की बात करें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सिस इसको वाई एक्सिस कर दो, इसको जेड एक्सिस कर दो, सारे शेप एक जैसे मिलेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फर्क हो जाएगा, और वो फर्क क्या है तो उसको आप लोग देख लो। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब, अब बच्चों वो जो लोब हम लोग इनके बीच ड्रॉ कर रहे थे, अब वो लोब एक्सिस पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? एक्सिस पर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह डी जेड स्क्वायर के भी एक्सिस पर ही आते हैं। तो चलो जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, देखो ये डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, देख सकते हो ना। अगर वाई जेड है तो देखो आप केयर करना, वाई और जेड देखो इसके बीच इसके लोब आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक्स वाई है तो देखो एक्स वाई इनके बीच आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखो ये एक्सिस पे आ रहे हैं, दिख रहा होगा। तो इस तरीके से डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। नाम क्या है, इनके शेप क्या है, इसको आप लोग इजिली देख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें एफ की, प्यारे बच्चों एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और ये 7 ऑर्बिटल, वैसे इसका स्ट्रक्चर वगैरह ड्रा करने को नाम वगैरह ये सब नहीं पूछे जाते, वैसे देखना ही है तो आप लोग देख सकते हो। ये जो है 7 ऑर्बिटल एफ सबसेल के हैं। चलो तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पार्ट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इसका कंसेप्ट कहां से आया, कितने टाइप के ऑर्बिटल होंगे, शेप क्या होगा, इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके। अब आपको बता दिए थे ना कि वो जो 3D रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसको तो हम लोग ऑर्बिटल बोला करते थे, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी बच्चों उसको हम लोग नोड बोला करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ देखो, जैसे आपके पास 1s है तो आप देखो यहाँ पे केवल जो रेड पोजीशन है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसमें आप देखो ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो भी व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी 0 होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं। तो देखो 1s में तो कोई नोड नहीं दिख रहा है, लेकिन इस 2s में हमें एक नोड, देखो ये जितना व्हाइट वाला पार्ट है एक नोड दिखाई दे दिया। इसी तरीके से अगर 3s की बात करें बच्चों तो देखो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल है, सेकेंड में देखो यहाँ आपको एक नोड दिख गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसके बाद क्या है देखो यहाँ आपको नोड दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। अब बच्चों ये नोड जो होते हैं ना, 2 टाइप के नोड देखने को मिलते हैं, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेडियल नोड क्या होगा और एंगुलर नोड क्या होगा, और रेडियल और एंगुलर नोड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों दी स्फेरिकल सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो स्फेरिकल सरफेस होता है ना, उसी को हम लोग रेडियल नोड बोला करते हैं। आप कहोगे कि सर ये स्फेरिकल सरफेस क्या है, एक स्ट्रक्चर से देखो, जैसा कि यहाँ आप देखो आपको ये दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ दिख रहा होगा, देख लो ये क्या दिख रहा है, एक सर्कुलर पाथ दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा अब इस न्यूक्लियस के अराउंड थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग विजुअलाइज करना चाहोगे बच्चों तो आप देख सकते हो
जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जितना ये डार्क पोर्शन है ना, जो भी डार्क आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा। लेकिन जो पार्ट वाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसी को क्या बोला जाएगा? नोड बोला जाता है। और नोड में भी रेडियल क्या है? तो दो चीजें ध्यान से समझना। जैसे आप एस का ले लोगे ना, तो जो भी स्फेरिकल पार्ट होगा, जैसे देखो ये स्फेरिकल पार्ट हो गया, ये आपके पास न्यूक्लियस। अब मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी है, यहाँ नहीं। इसको इस पे देखो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो यहां से देखो, यहां से देखो, ये देखो, ये जो न्यूक्लियस है ना, देखो ये न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा, कोई नोड नहीं। यहाँ देखो न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ये न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल पार्ट है। इसी को हम लोग रेडियल नोड बोला करते हैं, और कुछ नहीं है रेडियल नोड। ठीक है, चलो आगे यहां से देख लेते हैं। तो शायद ये पता चल गया होगा, द स्फेरिकल सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। जहां न्यूक्लियस के सराउंड जो स्फेरिकल पार्ट है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, उसी को क्या बोला जाएगा? रेडियल नोड। और एंगुलर नोड जो होता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये पी का शेप ले रहे हो, तो यहां तो इस पोजीशन पे यहां से अगर एक प्लेन आप पास आउट करो, ठीक है, देखो द प्लेन आर प्लेनर एरिया अराउंड न्यूक्लियर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। अभी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखो जैसे इस स्ट्रक्चर को देखो, ये आपको आपको दिख रहा है ना, जैसे एक पार्ट ये एक पार्ट है, अगर इनके बीच एक प्लेन हम लोग पास आउट करा रहे हैं, बीच में क्या पास आउट करा रहे हैं? प्लेन पास आउट करा रहे हैं। तो जो सर्कुलर पाथ वाला एरिया है वो तो रेडियल नोड होगा, लेकिन जो प्लेनर पार्ट है, जहां से प्लेन आप पास आउट कराते हो बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड, या उसी को कहा जाता है नोडल प्लेन। जैसा कि यहां से आप देख सकते हो, 2px के लिए, py के लिए ये प्लेन पास आउट कराया जा रहा है। इसी तरह pz के लिए देखो, ये प्लेन क्या किया जा रहा है? पास आउट कराया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, चलो आगे देखने की कोशिश करते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो नोड हम लोग अभी पता कर रहे थे ना, रेडियल और एंगुलर, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करें? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तरीका सिखा दे रहे हैं, और आप लोग ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग अब करेंगे कैलकुलेशन, रेडियल एंड एंगुलर नोड कैसे कैलकुलेट करें। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास नोड जो हुआ करते थे दो टाइप के, एक नोड है प्यारे बच्चों एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, और एक नोड कैसा है? रेडियल नोड। रेडियल नोड, दो टाइप के नोड है। एंगुलर नोड को सिंपली एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, और रेडियल नोड को प्यारे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर -1, ये फार्मूला है। ये फार्मूला पता रहेगा, आप नोड ये ऑलरेडी क्लियर कर सकते हो। जैसे आपको हम कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है 1s, कोई कह दिया कि 1s में कितने एंगुलर नोड और कितने रेडियल नोड होंगे। सबसे पहली बात, अगर ये नोड आप क्लियर कर रहे हो ना, तो उसके लिए पहले एल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एल क्या है प्यारे बच्चों? एजीमुथल क्वांटम नंबर। याद रखना, एल की जो वैल्यू होगी, वो जो ऑर्बिटल आप लेते हो एस पी डी एंड एफ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो आगे नहीं समझ में आएगा। ये जो ऑर्बिटल एस पी डी एफ ऑर्बिटल है, इसके लिए एल की वैल्यू एस के लिए होगी 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। सब लोग पहले इसको तैयार कर लेंगे। जिसका अगर ये क्लियर होगा बच्चों, वो नोड ई ऑलरेडी क्लियर कर लेगा। तो अब एक बात बताओ, चाहे आप 1s ले लो, 2s ले लो, 3s ले लो, ns ले लो, कुछ भी s ले लोगे, ठीक है, कोई भी s ले लोगे, तो एंगुलर नोड l की वैल्यू ऑलरेडी क्या है? 0 आएगी। और थोड़ा अगर माइंड चलाओगे तो बिना फार्मूला के भी बता सकते हो। कहोगे कि सर एंगुलर नोड, अरे भाई एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है।
और न्यूक्लियस के अराउंड जो स्फेरिकल एरिया होता है वो तो रेडियल नोड का होता है, एंगुलर का कहाँ होता है, वो किसका होता है, रेडियल का होता है। इसका मतलब निकला कि एस के लिए एंगुलर नोड कभी होगा ही नहीं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज जीरो। क्लियर हो गया, क्यों जीरो हो गया, क्योंकि एल की वैल्यू जो है कई तरीके से हम बता सकते हैं, तो एंगुलर तो एस के लिए खत्म हो गया। अगर हम रेडियल नोड कंसीडर करना चाहें बच्चों, तो अगर हम 1s 2s और 3s इन्हीं के लिए कंसीडर करें तो कर लो। जैसे 1s के लिए देखो n की वैल्यू, देखो ये n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 1 माइनस l की वैल्यू s है तो 0 माइनस 1, रिजल्ट आ गया 0। देखो 1s में कोई भी नोड नहीं होगा, न एंगुलर तो है ही नहीं, रेडियल भी नहीं होगा। अगर 2s की बात करें बच्चों तो n की वैल्यू 2 दिख रही है और s है तो l की वैल्यू 0 होगी, माइनस 1, रिजल्ट आ जाएगा 1। तो कहेंगे कि 2s में एक रेडियल नोड हमें दिखेगा। अगर हम 3s की बात करें बच्चों तो n की वैल्यू 3 होगी, l की वैल्यू 0, माइनस 1, रिजल्ट आ गया 2। देखो तो कुछ इस तरीके से हम लोग कंसीडर कर लिया करते हैं। अगर हम 2p की बात करें तो 2p के लिए, अब यहां से 2p के लिए देखो एंगुलर नोड तो अब मिलने वाला है। देखो 2p के लिए कंसीडर करें तो एंगुलर नोड देखो p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1, तो 2p के लिए एंगुलर नोड 1 हो जाएगा। रेडियल नोड कितने होंगे एक कैलकुलेट करो, तो रेडियल के लिए देखो 2 हो गया, अब p के लिए 1 माइनस 1, रिजल्ट आ गया 0। तो इस तरीके से आप लोग चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, 3d हो, 4d हो, कोई भी हो, आप एंगुलर और रेडियल नोड इजिली इस फार्मूले के हेल्प से कंसीडर कर सकते हो। चलिए आगे, तो यही यहां से जिन बच्चों को दिक्कत होगी तो सारे फार्मूले यहां से मेंशन भी किए गए हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि अक्सर बच्चे भगते रहते हैं, ठीक है, उसी लास्ट टॉपिक है ये, वो है बच्चों रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और हम लोग ग्राफ के बारे में यहां से अब डिस्कस करने वाले हैं। वो ग्राफ क्या है बच्चों, तो यहां से आपको 3 टाइप के ग्राफ देखने को मिलते हैं। एक ग्राफ होता है बच्चों साई वर्सेस आर का, एक ग्राफ होगा साई स्क्वायर वर्सेस आर का, एक ग्राफ हो जाएगा 4 पाई, एक ग्राफ होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर का। ठीक है, ये 3 ग्राफ आपको ड्रा करने को मिलते हैं। इन तीनों ग्राफ की खासियत क्या है, कौन क्या इन्फॉर्म करता है। प्यारे बच्चों ये जो ग्राफ है ना, हाँ एक चीज और बताना चाहेंगे, किसी किसी बुक में आप देखोगे, हो सकता है वो मेंशन हो, तो कई बुकें जो है इस साई को आर से रिप्रेजेंट करती है। किससे रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल आर से। तो आर वर्सेस स्मॉल आर, ये साई स्क्वायर है, तो हो सकता है इसको कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस स्मॉल आर दे दे। ठीक है, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये जो साई स्क्वायर दिया है इसके जगह आर स्क्वायर वर्सेस आर, ये तो बहुत सारी बुकों में बच्चों ये भी दे सकता है। अब ये ऐसा दिया क्यों, इसके पीछे का भी रीजन है। इसके पीछे का रीजन ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो भी ग्राफ्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं आपके पूरे सिलेबस में, वो जो है रेडियल ग्राफ ही पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं, रेडियल ग्राफ ही पढ़ाए जाते हैं, एंगुलर नहीं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से इसको रेडियल के लिए आर वर्ड यूज होता है, ये सारे रेडियल है। अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करें तो प्यारे बच्चों यहाँ जो साई है ना, जो कि जिसको हम लोग वेव फंक्शन बोला करते हैं, इसको ये यहाँ क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, यानी जो वेव है ना, देखो वेव किस फॉर्म में चलती है, तो वेव पल्स के फॉर्म में चलती है। अब इस पल्स का एम्पलीट्यूड क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये साई देता है। इसी वजह से इसको वेव फंक्शन साई कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ पे ये साई एम्पलीट्यूड बताएगा वेव का। साई स्क्वायर प्यारे बच्चों, ये जो साई स्क्वायर का रिलेशन होता है ये डेंसिटी से रिलेट होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर का डेंसिटी से रिलेशन है, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी।
अच्छा, ये स्पेशल है प्यारे बच्चों, ये बताता है एरिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, या प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी, कहीं कहीं आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी के नाम से भी ये मेंशन होगा। अब चूंकि ये रेडियल ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं तो इसका अलग भी नाम है, आप जो यहां पे यूज कर रहे हो ना इसको, तो इसको आप कह सकते हैं रेडियल वेव फंक्शन। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ना बता के इसको आप रेडियल वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। इसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्यारे बच्चों इसको हम लोग जो बोलते हैं वो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोला करते हैं। डेंसिटी यहां ना बोल के आप क्या बोल सकते हो? फंक्शन बोल देना। ठीक है, तो ये इन सबों के क्या आपको ग्राफ ड्रा करना है, किसका काम क्या है, क्या बोला जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ से कर चुके। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई इनके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कैसे करें। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक बातें अब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो बेसिक बातें क्या है? तो 2-3 पॉइंट है जिसको आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो ये ग्राफ इजीली ड्रॉ होते नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली केवल 2 मिनट के लिए कुछ बातों को आप लोग केयर करो, 100% ये ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लोगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले? देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग जो ग्राफ ड्रा करते हो, अगर साई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रा करते हो, ध्यान से समझना, साई वर्सेस आर का, तो यहां से देखो इसमें हम लोग, अब देखो ये वेव के एम्पलीट्यूड को बताता है, और वेव प्यारे बच्चों किस फॉर्म में चलती है? पल्स के फॉर्म में। देखो ऐसे ही तो वेव चलती है। अब इसमें से सबको पता होगा कि ऊपर पॉजिटिव साइन, नीचे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो कभी भी अगर साई का ग्राफ आप ड्रा कर रहे हो बच्चों, तो आपको दोनों साइन यूज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज करना है, जो कि ग्राफ ड्रा करते समय हमेशा केयर करना होगा। लेकिन अगर यही ग्राफ बच्चों हम साई स्क्वायर वर्सेस आर में ड्रॉ करते हैं, तो अब अगर इसका आप स्क्वायर कर डालते हो, तो स्क्वायर के लिए आपको पता है ना, स्क्वायर जैसे ही करोगे तो जो ग्राफ आपका चलेगा बच्चों वो सिर्फ कुछ ऐसे चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट, चाहे वो बढ़े या घटे ये मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको एक डायरेक्शन पकड़ना है, वो सिर्फ पॉजिटिव पकड़ना है, क्योंकि स्क्वायर कर दी। और इसमें जो थर्ड वाला जो आप लोग ग्राफ ड्रा करते हो, 4πr² dr, और जो साई वाला जो ग्राफ ड्रा करते हो, इसमें हमेशा 0 से स्टार्ट करके कुछ इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब यहां भी सिर्फ आपको पॉजिटिव। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ग्राफ कभी भी ड्रा करना है तो ये आपको जानना पड़ेगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए वो ये है प्यारे बच्चों, कि जो सेकेंड पॉइंट में पीक यानी हाईएस्ट पॉइंट, या कितना हमें पीक मिलेगा ये सब जानकारी हमें कैसे मिलेगी, या ग्राफ कहां से स्टार्ट करना है ये सब कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए भी आपको जानकारी दे प्यारे बच्चों। कि अगर हम प्रॉपर अगर एस की बात करें, ठीक है, जब आप देखो हमारे पास ऑर्बिटल हुआ करते हैं SPDF, ये 4 ऑर्बिटल हुआ करते हैं। अगर हम प्रॉपर पहले एक एस की ही बात कर लें, ठीक है, तो एस का शेप कैसा होता है थोड़ा सा बताओ। ये आपके पास हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। अच्छा, तो जब इसका कर्व लेते हो ना, एस का अगर कर्व आप लेते हो बच्चों, तो उसको कहां से स्टार्ट करके कहां फिनिश करना है वो देखो। यहां से अगर इस कर्व को हम उठा रहे हैं, अगर ये ग्राफ हमारा है साई वर्सेस आर का, साई वर्सेस आर का, किसके लिए बच्चों? एस के लिए। तो देखो एस में क्या होगा, स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, ठीक है, उसके बाद क्या आने लगेंगे? 2 आएंगे। तो जितना ज्यादा दूर अगर जाओगे बच्चों,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, और अगर क्लोज रहोगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और साई तो यही तो बता रहा है। इसका मतलब ये निकला कि स्टार्टिंग में ज्यादा है, बाद में कम है। तो जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा का मतलब पीक हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाते हैं। इसका मतलब जब इसका कभी भी ड्रा करो इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। दैट मीन्स मैक्सिमम टू मिनिमम। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चों? मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। ये चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। कभी भी एस का ग्राफ करो, चाहे साई वर्सेज आर करो या साई स्क्वायर वर्सेज ही आर क्यों ना करो, एस का हमेशा मैक्सिमम टू मिनिमम। लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल केस 4 पाई आर स्क्वायर डी आर में वो नहीं चलेगा, उसका अलग से बता रहे हैं। ये जो दोनों केस चलेगा, चाहे आप साई या साई स्क्वायर दोनों में कोई ले लो, मैक्सिमम से उठाना। किसका? एस का। अब बच्चों अगर यहीं से हम P की बात करें, अगर P हो, D हो और F हो, तो आपको पता है ना कि P शेप जो होता है वो डम्बल्ड शेप होता है। कैसा शेप होता है? डम्बल्ड शेप होगा। अब इस डम्बल्ड शेप में एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? तो यहाँ जो ये सेंटर आपको दिख रहा है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और जितना ज्यादा दूर बढ़ोगे, देखो ये जो लोब है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ 0 होगी। इसका मतलब निकला कि जब प्यारे बच्चों कभी भी इसका आप लोग ग्राफ ड्रा करना चाहोगे, तो यहाँ आपका कर्व कुछ ऐसे आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? कि स्टार्टिंग में कम है, बाद में ज्यादा है। आप कम से ज्यादा की तरफ बढ़ रहे हो, इसका मतलब इसका कर्व कुछ हमेशा ऐसे कर्व ड्रा होता है। यानी मिनिमम, स्टार्टिंग में क्या है? मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। ये ध्यान देना। देख लो, चाहे वो P हो, चाहे वो D हो, चाहे वो F हो, ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम जाते हैं। S में मैक्सिमम से मिनिमम में आते हैं। और ये कर्व चाहे आप साई चाहे साई स्क्वायर दोनों के लिए ले सकते हो। क्या ये मेरी बातें क्लियर हो रही है? अच्छा, अब प्यारे बच्चों अगर हम थोड़ा सा 4 पाई आर स्क्वायर का ही केस ले लें, तो 4 पाई आर स्क्वायर के केस में वहां जो आप लोग पीक लेते हो ना, वो पीक हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो हमेशा उसका पीक कैसे चलता है? इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। देखो ये सभी पॉजिटिव होगा। किसका? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई का। हमेशा ध्यान देना। और स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट हमेशा 0 से करना है। ये थोड़ा अलग केस है, फिर से सुनो, कंफ्यूजन हो रहा है तो इन सबको अलग कर दो। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई को अलग कर दो। इसमें से प्यारे बच्चों स्टार्ट कहां से करोगे? तो स्टार्ट चाहे यस लो, चाहे पी लो, चाहे डी लो, चाहे एफ लो, ठीक है, स्टार्ट हमेशा 0 से करना है। और कैसे करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है। किसमें करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। कहोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि ये जो ग्राफ ड्रा कर रहे हो ना, ये किसके बीच? 0 टू आर। आप आर क्या है? आर क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितना आप बढ़ाओगे, तो देखो यहां भी तो आर स्क्वायर है, ये इंक्रीज करेगा। इस वजह से ये कर्व 0 से स्टार्ट करो और हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही। इसका तो फिक्स ग्राफ है, सबसे सिंपल और सबसे फिक्स इसी का है। बाकी यहां से बातें हमें पता चल गई। एस के लिए मैक्सिमम से उठाओ, चाहे साई हो या साई स्क्वायर। पीडीएफ का मिनिमम से मैक्सिमम ले जाओ, चाहे साई हो या साई स्क्वायर क्यों ना हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें रही ग्राफ की। अगर ये पता रहेगा तो इजिली ग्राफ आप लोग ड्रा करोगे। चलो कुछ ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके यहां से देख लेते हैं कैसे। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहां से हम लोग अगर एग्जाम्पल पे बात करें, तो सबसे पहले हम यहां से 1s लेते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1s
एक ले लेते हैं 2s और एक ले लेंगे 3p को। चलो इन तीनों को ही पहले समझ लेते हैं, 1s 2s 3p को। अगर सबसे पहला कर्व प्यारे बच्चों 1s के लिए अगर हम कर्व ड्रा करते हैं किसके बीच, साई वर्सेस आर के लिए। 2s के लिए यही कर्व हम ड्रा करते हैं साई वर्सेस आर का, और 3p के लिए यही कर्व ड्रा करते हैं साई वर्सेस आर का। एक तो ये हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड यही कर्व हमारा 1s के लिए होगा, किसके लिए बच्चों, साई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए। और सेकेंड वाला भी कर्व जो होगा वो साई स्क्वायर वर्सेस आर का, और थर्ड 3p के लिए भी साई स्क्वायर वर्सेस आर का ही। अगर आपको 3p का आ गया तो इसी तरह 3d 3f के भी होंगे। अगर हम लास्ट अगर बात करें एक और इन्हीं तीनों के लिए कर्व का, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई वर्सेज आर 1s के लिए, फिर यही 2s के लिए और यही 3s के लिए। ठीक है, कैसे कर्व ड्रॉ करते हैं उसके बारे में अब देख लो प्यारे बच्चों। 1s की बात करते हैं, क्या 1s में कोई नोड है क्या, तो एंगुलर नोड तो कुछ नहीं देखा, एल आपका 0 हो गया, एंगुलर 0 है, एंगुलर से मतलब भी नहीं रखना, हमें रेडियल ही ड्रॉ करना है। रेडियल नोड कितने हैं, तो कहोगे सर एन तो 1 है, 1 माइनस एल की वैल्यू 0 है, -1, 1 - 1 0, यानी 1s में कोई नोड नहीं। स्टार्ट कहां से करेंगे, तो स्टार्ट हमेशा मैक्सिमम से करेंगे, और कोई नोड नहीं है बच्चों तो इस पे कट नहीं लगाएंगे। तो ये ग्राफ है किसका, 1s का, किसके लिए, साई वर्सेस आर का। ठीक है, कोई कट नहीं। अगर हम बात करें यही साई स्क्वायर वर्सेस आर की, तो साई वर्सेस आर के लिए 1s, यहां भी कोई नोड है नहीं, तो आप स्टार्ट तो यही से करोगे और कट कहीं नहीं करना, यही कर्व इसके लिए भी होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर इसके लिए 1s का करें तो स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट हमेशा 0 से करेंगे, चाहे वह s हो, p हो या d हो। नोड कोई नहीं है तो आपको सिर्फ एक ये ड्रा कर देना होगा, देखो ये प्लस, यहां भी सारे ये क्या होंगे, कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 1s के लिए सिंपल निकल गया तीनों का। अगर 2s की बात करें बच्चों, तो 2s में तो आपको पता है ना, n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू s है तो 0, तो 2 - 0 - 1 यानी एक नोड आपको दिख गया। तो जब एक नोड है तो स्टार्ट तो आपको यहां मैक्सिमम से करना है, लेकिन यहां आते हुए एक कट लगाना है, देखो इसी की बात कर रहे थे। अब आप गलती से भी इसको यहां कट मत कर दीजिएगा, जहां ये कट किया है प्यारे बच्चों इसी को कहा जाएगा ये एक रेडियल नोड है। यहाँ क्या है, एक रेडियल नोड हो गया। ठीक है, और चूंकि साई वर्सेज आर है तो आपको स्टार्टिंग में क्या बताए थे, साई में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम लोग दिखाते हैं, जो कि दिख रहा है। लेकिन अगर यही साई स्क्वायर वर्सेस आर में अगर हम लोग आ जाते बच्चों, तो साई स्क्वायर वर्सेस आर में जब एस की बात हो रही है तो स्टार्ट तो हमें मैक्सिमम से ही करना है, लेकिन एक नोड भी है और हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है, तो स्टार्ट तो पीक से ही करेंगे, लेकिन ये कुछ इस टाइप से आएगा बच्चों, एक इस टाइप से, यहां से इसको निकाल दो। अब यहां ये जो कट कर रहा है यहीं पे क्या है, एक रेडियल नोड है। ठीक है, अब देखो यहां से आपको दिख रहा है ना पॉजिटिव, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क है बच्चों की यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यहाँ सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है। एस था तो हम पीक यहां से कर दिए। अगर यहीं पे अगर इसके लिए 2s के लिए यहां ड्रा करें बच्चों, तो एक नोड हमें दिख रहा है, यहां हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हमेशा इंक्रीजिंग आर्डर में, ये भी ध्यान देना है, ये प्लस और ये भी प्लस, ये इंक्रीजिंग आर्डर। ठीक है, एक बात और बता देंगे, हाउ मेनी पीक, अगर आपसे पीक पूछ रहा है ना,
तो जितना रेडियल नोड है उसका 2 टाइम्स पीक होते हैं। जैसे रेडियल नोड 1 है तो 2 पीक आएगा। जैसे देखो यहाँ 1 है तो पीक 1 2, यहाँ देखो 1 2, यहाँ क्या 1 2, इस तरह पीक या जो लेंथ है, लेंथ भी आप इजिली क्लियर कर सकते हो। चलो अगर हम 3p की बात करें तो प्यारे बच्चों 3p के अंदर आप देखोगे 3 माइनस p है तो 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। देखो 3p के लिए n माइनस l माइनस 1 यूज करोगे तो 3 माइनस p के लिए l की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 सिर्फ एक ही नोड दिख रहा है। लेकिन p की खासियत क्या है कि स्टार्ट हम मैक्सिमम से ना करके मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। और एक नोड आपको दिख रहा है ना, तो एक नोड का मतलब यहां से एक कट आपका होना चाहिए। ध्यान से देख लो, नोड एक है तो यहां आप इसी में आपको एक चीज और बताओ, पीक कितना आएगा। जब ये 1 है तो 2 आएगा, तो 2 का मतलब आप कुछ ऐसे लिखोगे, इसका थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पीक हमेशा इसका बच्चों डिक्रीजिंग आर्डर में होता है। इसका पीक कैसा होगा, डिक्रीजिंग आर्डर में होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों डिक्रीजिंग, तो स्टार्टिंग में ही तो समझाए थे ना कि पी वाले का, देखो पी वाले का क्या होगा, स्टार्टिंग में ज्यादा होगा बाद में कम होगा। इसका मतलब पी के लिए क्या है, थोड़ा सा केयर करना। पी में जैसे ये आपके पास ये लो हो गया, यहाँ स्टार्टिंग में 0 होगा यानी मिनिमम, मिनिमम से कहाँ चलेंगे, मैक्सिमम चलेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम। तो इसके लिए ये मिनिमम हो गया। आप इस तरीके से इसका कर्व ड्रा कर सकते हो। देखो ये बना ना, देखो ये बन गया। अब यहां से ध्यान देना, ये पॉजिटिव ये भी क्या होगा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे। और जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है यही पॉइंट क्या होगा बच्चों, इसी को हम लोग नोड बोला करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर अगर हमें P D और F अगर ये तीनों दे रहे हैं, जब तीनों 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो तीनों में फर्क हम कैसे करेंगे। ठीक है, P D और F, S है तो वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन P D F को फर्क कैसे करेंगे, तरीका है इसका। वो तरीका क्या है बच्चों, तो आप यहां से देख लो। जैसे हम साई वर्सेस आर अगर ड्रॉ कर रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो देखो स्टार्ट तो 0 से ही तीनों होंगे, लेकिन एक कर्व आपका कुछ इस टाइप से आएगा, एक कर्व आपका कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, एक दूसरा कर्व बच्चों कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, और एक तीसरा कर्व जो ड्रॉ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से। अब आप कहोगे कि ये सारी चीजें क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखो इसका क्या मतलब है। ये कर्व कभी कभी आइडेंटिफाई करवा देता है, ऐसा देखिए प्यारे बच्चों। जैसे ही आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये फर्स्ट सेल है एस, ये पी है, ये आपके पास डी है, और ये क्या है एफ है, एसपीडीएफ। तो एस तो छोड़ दो, पीडीएफ में न्यूक्लियस के क्लोज कौन सा है, पी है। पी न्यूक्लियस, और आर क्या बता रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस ही तो बता रहा है। तो इसमें सबसे क्लोज कौन सा है, पी। अब यहां से देखो ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये यहां से सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा कर्व है, ये है। इसका मतलब होगा ये पी के लिए होगा, ये कुछ दूरी पे है, ये डी के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, एफ के लिए होगा। सिंपल सा है। तो कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग कर्व वगैरह ड्रॉ कर लिया करते हैं, और आई होप सभी बच्चों को इजीली समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, इसका बाकी थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन ये है प्यारे बच्चों कि अगर आपको इसी तरीके से डिटेल में, जो भी बच्चे बीएससी सेकेंड सेम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फोर्थ सेम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकेंड या फोर्थ दोनों, ठीक है, उन दोनों लोगों के लिए ये बैचे जो है, नवोदय बैच जो है यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, एक एक पॉइंट जानकारी चाहिए, तो आपको डीएनएस एजुकेयर का जो नवोदय बैच स्टार्ट किया गया है, इसको ज्वाइन आपको करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री की ही क्लासेस नहीं चलती,
यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, स्टैटिक्स, ये सारी क्लासेस जो है इस समय रन कर रही है, चलाई जा रही है। जो बच्चे नए हैं वो डीएनएस एजुकेयर के प्ले लिस्ट से जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं एक बार आप यहाँ विजिट करो, सारे वीडियो लेक्चर को आप देखो। अगर चीजें समझ में आ रही हैं और आपको डेप्थ में अगर पढ़ाई करना है तो जितना जल्द से जल्द हो आपको ये बैच ज्वाइन आप कर सकते हो। इस बैच की खासियत क्या है बच्चों? खासियत है ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, इसके अलावा लाइव डाउट सेशन जो कि बहुत कम जगह मिलता है, खासकर डिग्री सेक्शन में। पर डे तो लाइव क्लास आपसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी क्लास में आपको डाउट मिल रहा है उसके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा डाउट सेशन रखा गया है। इसके अलावा बच्चों क्लास नोट्स, पीडीएफ ये सारे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू, किसी भी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए पीवाईक्यू की भी का भी अरेंजमेंट है यहाँ पे। इसके अलावा सबसे बेहतरीन फीचर यहाँ जो है वो यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन, यानी आप टॉपिक पढ़ लिए, डाउट क्लियर कर लिए और जब आपका यूनिट फिनिश हो गया तो वन शॉट रिवीजन भी कराया जा रहा है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। इतने बेहतरीन फीचर के साथ ये बैच लॉन्च किया गया है और इस बैच का जो कॉस्ट प्यारे बच्चों वो तो 9 के बराबर है। पहले सिर्फ 2500 में ये बैच अवेलेबल था, लेकिन इस समय आपको कुछ ऑफर्स वगैरह हैं, इस वजह से इसमें बहुत सारे कमी करके ओनली 1250 रुपीज में ही ये बैच आपको इस समय मिल जाएगी। इसके अलावा एक क्विक टाइम के लिए एक और ऑफर है प्यारे बच्चों कि अगर आप DNS 10 अगर इस कूपन का यूज कर रहे हो तो इसके साथ साथ 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको और बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो यहाँ से आप जो ये कॉल नंबर और जो व्हाट्सअप नंबर है 6387986764, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी गूगल के प्ले स्टोर से आप लोग DNS एजुकेयर इस ऐप को डाउनलोड करके आप ऐप पर भी विजिट कर सकते हो। यूट्यूब पर भी आप DNS एजुकेयर के प्ले लिस्ट को विजिट करो, सारे बैच के जो भी क्लासेज यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया गया है वो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो यूट्यूब पे तो कुछ ही लेक्चर यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन डेप्थ में आपको पढ़ना है तो उसके लिए ऐप ज्वाइन करो जिसमें डिटेल में सारे लेक्चर जो है अवेलेबल कराए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।